हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत करता हूं आज की सेशन में। आज हम एसएससी जीडी 2025 मैथ्स प्रैक्टिस से डे 4 लेक्चर में प्रीवियस ईयर पेपर 20 फरवरी 2024 शिफ्ट 4 में पूछे गए मैथ्स के सभी सवालों का बेहतरीन एनालिसिस करने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह सेशन। देखिए, एक आदमी 1 रुपए में 35 आम खरीदता है। 1 रुपए में कितने आम बेचने पर उसे 30% की हानि होगी। यहाँ पे दो तरह की बात करेंगे हम। एक मैंगो की कीमत, जब इस तरह की बात कर रहे हो तो हम दो तरह की कीमत बोलेंगे, सीपी और एसपी, और साथ के साथ नंबर ऑफ मैंगोस की बात करेंगे, मतलब मैंगो की क्वांटिटी, मात्रा। अगर हम कहें 30% की हानि, पहली बात 30% का मतलब फ्रैक्शन में 3/10 होता है। इसका मतलब क्या समझे, 10 यूनिट में हमने खरीदा और 3 यूनिट के हानि के साथ हमने बेचा। जरूर हम 7 यूनिट पर बेचे होंगे और 10 यूनिट पर खरीदे होंगे, यही बात है। अब देखो, यहाँ पे मैं नंबर्स का रेशियो लिखना चाहूं, ठीक है, खरीदने के लिए कितना आम, बेचने के लिए कितना आम, इसका अगर मैं रेशियो लिखना चाहूं तो जस्ट हम इसको ना उलट पुलट देंगे, मतलब 10 से 7, यहाँ पे लिखेंगे 7 से 10। ऐसा क्यों किया, देखो आपस में गुणा करो इसको, तो 10 सत्ते 70 और ये 7 दाम 70, तो ये गुणा करने से क्या मिल रहा है मेरे को, टोटल कीमत। ठीक है, बेचने का टोटल कीमत और खरीदने का टोटल कीमत दोनों समान आ रहे हैं ना। ठीक, ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि सवाल भी तो ऐसे ही बोल रहा है, चाहे जितना भी आम हम खरीदें या फिर जितना भी आम हम बेचें, ठीक है, दोनों कंडीशन में जो टोटल कीमत है, टोटल वैल्यू है, वो समान है। क्या 1 रुपए है ना भाई। ठीक है, तो दिस इज द कंसेप्ट। अब देखो, सवाल कहता है कि खरीदने के लिए आम की संख्या 35 है, मतलब 7 की जो कीमत है वो 35। कब होगा ये, जब 7 के साथ हम 5 का गुना करेंगे। सवाल के हिसाब से हमको 10 की कीमत पता करना है क्या, तो भाई साहब इधर भी 5 का गुना कर दो, ये 50 आ जाएगा। ठीक है, तो यही तो आंसर है, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। देखिए, नंबर सिस्टम का बड़ा प्यारा सा सवाल है और ऐसे सवाल को आप डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं अगर आपको कंसेप्ट आता है। मैं कंसेप्ट बताऊंगा आपको। सबसे पहली बात, सवाल कहता है अगर कोई नंबर 35 है, इसका पावर 29, अब डिवाइड करेंगे आप 10 से, तो बताना है शेषफल कितना होगा, रिमाइंडर क्या है पता करके बतानी है। सबसे पहली बात, यहाँ नंबर 35 दिख रहा है, इसमें जो यूनिट डिजिट है 5 है क्या, तो कोई भी नंबर जिसमें यूनिट डिजिट 5 दिख रहा हो, इसका पावर जो भी हो, वैल्यू आने वाला है, इसमें जो यूनिट डिजिट होगा वो हमेशा इस नंबर के यूनिट डिजिट के बराबर होगा, मतलब 5 के बराबर। ठीक, अब इस नंबर को हम 10 से डिवाइड करेंगे, तो सवाल कहता है शेषफल क्या आएगा, पता करके बताइए। तो आपको सबसे पहली बात ना 10 की डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए। अगर हमारी चाहत है कोई नंबर को 10 से डिवाइड करना, पूरी तरह वो कट जाए, मतलब शेषफल 0 आए, इसके लिए कंडीशन क्या होता है कि उस नंबर का जो यूनिट डिजिट है, इकाई अंक है, वो 0 होना जरूरी है। ठीक है, तो मैं यदि कहूं कि उस नंबर का यूनिट डिजिट 0 ना होकर, ठीक है, 1 से लेकर 9 तक कोई अलग सा अंक है, जैसे कि यूनिट डिजिट मान लो 1 है उस नंबर का, अब इस नंबर को हम 10 से डिवाइड करने की चाहत रखते हैं, तो भाई साहब शेषफल 0 तो नहीं आएगा, तो क्या आएगा, वही डिजिट के बराबर आएगा जो इस नंबर का यूनिट डिजिट है। ठीक है, तो 1 के बराबर। समझ पा रहे हैं क्या, मैंने कहा कि उस नंबर का यूनिट डिजिट मान लो 3 है, तो शेषफल क्या आएगा सर, 3 आएगा। अगर यूनिट डिजिट 5 है तो शेषफल क्या आएगा, 5। ठीक है क्या, तो यहाँ पे नंबर का यूनिट डिजिट 5 है और हम उस नंबर को 10 से डिवाइड कर रहे हैं, तो शेषफल इसी यूनिट डिजिट के बराबर आएगा, मतलब 5 आएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। देखिए, 13 विद्यार्थियों के औसत अंक 130 थे। अगर हमने कहा उन 13 विद्यार्थियों के अंकों का योग, तो संख्या को गुणा करेंगे औसत से, तो हमको पता चल जाएगा ये 1690। तो उन 13 विद्यार्थियों के अंकों का योग 1690, हाँ कि ना। अब सवाल क्या कहता है कि बाद में यह पाया गया कि एक विद्यार्थी के अंक गलती से 32 के स्थान पर 23 दर्ज कर लिए गए थे, मतलब ये 13 विद्यार्थियों के अंकों की योग में, ठीक, ये जो 23 दर्ज हुआ है ना, ये गलती से दर्ज कर दिया गया था, उसको माइनस कर दिया, हटा दिया। होना चाहिए कितना, 32 होना चाहिए था। ठीक है, तो इसको ऐड कर दिया। तो अब ये क्या बताएगा, उन 13 विद्यार्थियों के अंकों का सही योग संख्या से डिवाइड करो, संख्या 13 है, तो आपको सही औसत पता चल जाएगा। ठीक, तो आप कहेंगे कि सर इसको सॉल्व करने से 9 आएगा, किस में आएगा, ये प्लस में आएगा। ठीक, फिर 1690 में 9 ऐड करेंगे, तो सर ये 1699 होगा, डिवाइड कर दिया जाएगा 13 से। सर 13 एकम 13,
13 एकम 13, 13 तिया 39, 13 शून्य शून्य 90 हो जाएगा, 13 छक्के 78 और उसके बाद फिर 120 हो जाएगा, 13 नियम 117, तो ये 130.69 ऑप्शन ए विल बी करेक्ट यार। ठीक है, देखिए पृथ्वी के पास नाशपत्ती और आड़ू 10:13 के अनुपात में है, सेलिन के पास नाशपत्ती और आड़ू 7:9 के अनुपात में है, विक्रम के पास नाशपत्ती और आड़ू 5:7 के अनुपात में है। तो किसके पास नाशपत्ती और आड़ू अधिक अनुपात में पता करके बतानी है। 3 तरह के लोग हैं, पृथ्वी, सेलिन और ये विक्रम। अच्छा, पृथ्वी के लिए रेशियो डिफाइन किया गया है 10/13, सेलिन के लिए 7/9, विक्रम के लिए बात करें तो 5/7। अब देखो सवाल के हिसाब से ये तीनों फ्रैक्शन में सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है यही पता करना है क्या। कई तरीके हैं, मैंने कहा 10 का गुणा 9 से करेंगे 90, 13 का गुणा 7 से करेंगे 91। अगर हम ये दोनों में कंपेयर करें तो सेलिन बड़ा है क्या। अब देखो इसमें कंपेयर करना है तो 7 का गुणा 7 से सर ये 49 हो जाएगा, फिर 9 का गुणा 5 से सर ये 45 हो जाएगा। तो अब ये दोनों में कंपेयर करेंगे तो भी सेलिन बड़ा हुआ क्या। तो हम कह सकते हैं कि जो सेलिन है वो पृथ्वी से भी बड़ा है और विक्रम से भी बड़ा है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। ये तो हुआ एक तरीका। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि आप इसके वैल्यू पता कर लो। अगर हम कहें 10/13 का मतलब सर 0.13 सत्ते 91 और 13 छक्का 78। ठीक है, यहाँ पे बात करें तो सर 0.9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63। यहाँ पे अगर हम कहें तो 7 7 49, 0.7 और 7 एकम 7। ठीक, तो इसमें सबसे बड़ा यहाँ पर आप देख सकते हैं सेलिन है क्या। ठीक है, देखिए एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की दर पर 10 वर्षों में स्वयं की 7 गुना हो जाती है। 20 वर्षों में समान साधारण ब्याज दर पर यह स्वयं की कितनी गुना हो जाएगी पता करके बतानी है। हमने मान लिया वो धनराशि 100 रुपए है जो कि 10 वर्ष में, कितने वर्ष में, 10 वर्ष में स्वयं की 7 गुना हो जाएगी। मतलब जरूर ये 700 रुपए हो गया होगा 10 वर्ष में। ठीक है, अगर हम कहें कितना ब्याज मिला तो 10 वर्ष में जरूर 600 रुपए ब्याज मिला होगा, जिससे कि ये धनराशि प्लस ब्याज 700 रुपए बन जाएगा। ठीक, अगर हमने कहा कि यही धनराशि जो कि 100 रुपए हमने माना था, अब ये 20 वर्ष में, कितने वर्ष में, 20 वर्ष में स्वयं की कितनी गुना हो जाएगी यही पता करना है क्या। हमने कहा कि 10 वर्ष में जो ब्याज मिल रहा है वो 600 रुपए है, तो 20 वर्ष में 1200 रुपए ब्याज मिलेगा क्या। तो इस हिसाब से 100 रुपए प्लस 1200 रुपए ये 1300 रुपए हो जाएगा। इसका मतलब क्या समझे कि ये जो धनराशि है 20 वर्ष में स्वयं की 13 गुना हो जाएगा। यही तो आंसर है, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। एक बस अपने निर्धारित समय से 60 मिनट देरी से रवाना होती है, मतलब 1 घंटा देरी से चल रहे होंगे बस, लेकिन 300 किलोमीटर दूर स्थित गंतव्य तक समय पर पहुंचने के लिए उसकी सामान्य चाल में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि की जाती है। बिल्कुल स्पीड तो बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको कहीं पहुंचना है, आप 1 घंटा देरी से चल रहे हैं तो समय पर पहुंचने के लिए 1 घंटा पहले पहुंचना पड़ेगा, हाँ कि ना। और 1 घंटा पहले पहुंचना है तो आपको 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। अगर हमने कहा कि सामान्य स्पीड से ये 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में T1 समय लगा, अब हम 1 घंटा देरी से चलेंगे तो 10 की स्पीड बढ़ाकर चलेंगे, है ना, तो समय लग रहा है समय पर पहुंचने में T2 समय। ठीक, तो दोनों के बीच जो डिफरेंस होगा वो हमेशा 1 घंटा मिलने वाले हैं क्या। अरे 1 घंटा पहले पहुंचना पड़ेगा ना, और 1 घंटा पहले पहुंचना पड़ेगा, वो कैसे पता चलेगा कि पहले समय लगा कितना और बाद में समय लगा कितना। दोनों का आप आपस में डिफरेंस पता करेंगे तभी तो आपको पता चलेगा ना ये 1 घंटा। तो T1 माइनस T2 क्या आना चाहिए, 1 घंटा। तो अब हम डायरेक्ट ऑप्शन से सॉल्व करने वाले हैं। अगर मैंने कहा कि सामान्य स्पीड 30 से चल रही है बस, ठीक, तो 300 की दूरी को 30 की स्पीड से ये 10 घंटे में चल लेंगे क्या, तो ये हुआ T1। तो अब हम 300 की दूरी को 40 की स्पीड से चलेंगे, 10 की स्पीड बढ़ाकर चलेंगे तो जी, तो आप कहेंगे सर 7.5 घंटा, तो ये हुआ T2। तो T1 माइनस T2 अगर हम कहें तो 2.5 घंटा आएगा क्या, है ना, ये तो 1 घंटा आना चाहिए, तो ऑप्शन ए नहीं हो सकता। वैसे आप ऑप्शन बी को चेक कर सकते हैं। अगर मैंने कहा कि 50 ये सामान्य स्पीड है, 50 की स्पीड से 300 की दूरी को चला जाएगा तो ये कितना समय लगेगा, तो आप कहेंगे 6 घंटा, ये T1 हुआ सर। ठीक, अब हम स्पीड को बढ़ाएंगे, 50 से 60 करेंगे, ठीक है,
और उसी दूरी को तय करेंगे तो कितना मिलेगा सर? ये 5 घंटा। ये हुआ T2। तो दोनों के बीच गैप कितने का है बताइए? डिफरेंस कितने का है? 1 घंटे का है क्या? ठीक है, तो यही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। आप चाहे तो ऑप्शन बी के लिए T1 और T2 पता करके माइनस करना, 1 घंटा नहीं आएगा। डी ऑप्शन चेक करना, T1 T2 पता करना, माइनस करना, 1 घंटा नहीं आएगा। ठीक है, तो ये है ऐसे सवाल को सॉल्व करने का बेस्ट अप्रोच। ठीक, विक्रम ने एक परीक्षा में 32% अंक प्राप्त किए और 15 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। मतलब क्या समझे? अगर विक्रम ने 32% अंक प्राप्त किया तो ये फेल हो गया। अगर इसको 32% अंक के साथ 15 अंक और मिल जाए तो ये पास हो जाएगा। इसका मतलब यही है। तो ये हुआ पासिंग मार्क्स। आगे रीड करेंगे, यदि वह 57% अंक प्राप्त करता है तो उसे उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 10 अंक अधिक मिलते हैं। तो ये क्या है कि अगर 57% अंक प्राप्त करता है ना तो वो पासिंग मार्क्स से ज्यादा अंक प्राप्त कर लिया। कितना ज्यादा? 10 अंक ज्यादा। इसको अगर 10 अंक कम भी मिलता है ना तब भी ये पास हो जाएगा, ये भी पासिंग मार्क्स के बराबर। तो हम दोनों को आपस में बराबर कर दें। अब देखो, परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए, परीक्षा में पास होने के लिए कितने अंक होने चाहिए पता करके बतानी है। तो या तो हम ये वाला वैल्यू पता कर लेंगे या तो ये वाला वैल्यू, काम बन जाएगा। तो सबसे पहली बात देखो, परसेंट को परसेंट से सॉल्व करेंगे और ये जो अंक दिख रहा है उसको अंक से सॉल्व करेंगे। हमने कहा कि आप इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा 5 और ये 2, तो 25% बराबर क्या हो जाएगा? इधर 10 आके ऐड हो जाएगा तो ये 25 अंक। 25% की वैल्यू 25 अंक के बराबर है, तो 1% की वैल्यू 1 अंक के बराबर हो जाएगा, हाँ कि ना? अगर हम कहें 32% की वैल्यू 32 अंक के बराबर, हाँ कि ना? अगर हम कहें 57% की वैल्यू 57 अंक के बराबर, तो हमको पासिंग मार्क्स चाहिए तो 32% की वैल्यू 32 अंक, तो इसमें हमने कहा 32 प्लस 15, तो बात क्या बनेगी सर? ये तो हो जाएगा 47। तो यही तो पासिंग मार्क्स है। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। दूसरा तरीका यहां से पता कर सकते हो, 57% की वैल्यू 57 अंक है और ये 10 अंक आप माइनस करेंगे तो यहां से पता चल जाएगा 47, 47, ये भी पासिंग मार्क्स है। ठीक है, देखिए सवाल कहता है सोनू अकेले एक टेबल को 125 दिनों में बनाता है जबकि मोनू उसी टेबल को 250 दिनों में बनाता है। हमने कहा 125 और 250 से कटने वाली छोटी संख्या मतलब एलसीएम पता कर लेंगे। आप बोलेंगे सर ये 250 होगा, ये बताएगा टोटल कार्य को। तो अब आप कहेंगे 250 बटे 125 2 आएगा, 250 बटे 250 1 आएगा। ये क्या बता रहा है? इनकी इफिशियंसी को बता रहा है, काम करने की स्पीड को। ठीक, 2 काम एक दिन में करेगा कौन? सोनू। 1 काम एक दिन में करेगा कौन? मोनू। सवाल कहता है मोनू काम शुरू करता है और 75 दिनों तक काम करता है। अगर हम मोनू की इफिशियंसी कहें तो सर ये एक दिन में 1 काम निपटा दे रहा है, तो 75 दिनों तक काम करने पे ये कितना काम निपटाएगा? आप कहेंगे 75 काम। टोटल काम 250 है क्या? अच्छा, जिसमें से 75 काम हो चुका है तो शेष कितना बचेगा? तो शेष काम बचेगा सर कितना? 175। अब इस शेष काम को किससे कराना है? सोनू शेष काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? सोनू से कराना है तो इसको हम डिवाइड करेंगे सोनू की इफिशियंसी जो कि 2 काम एक दिन का है। ठीक है, हमने कहा 2 एकम 2 और ये 2 अट्ठे 16, फिर 2 सत्ते 14, दशमलव लगाया 2 पंचे 10, तो 87.5 दिन में ये शेष काम पूरा हो जाएगा। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। 3 व्यक्तियों की वर्तमान आयु का अनुपात 3:5:7 है। 6 वर्ष पहले उनकी आयु का योग 87 वर्ष था। अगर हम वर्तमान से 6 वर्ष पहले चले जाएं तो उनके आयु का योग कितना बोला गया है? 87 वर्ष। अगर हम कहें कि जब वर्तमान समय में पहुंच जाएंगे तो 6 साल बढ़ जाएगा, तो तीनों के आयु का योग कहेंगे 87 प्लस 6 तिया 18 ऐड कर देंगे तो ये 105 वर्ष। ठीक, वर्तमान में तीनों की आयु का योग 105 वर्ष। अगर हम कहें वर्तमान में तीनों के आयु का जो अनुपात दिया हुआ है इसका ऐड करो तो 3 5 8 8 7 15, ये 15 यूनिट्स। इसका मतलब क्या हुआ? 15 यूनिट्स की जो वैल्यू है वो 105 वर्ष के बराबर है, हाँ कि ना?
हमने कहा 15 एकम 15 और 15 सत्ते 105, तो 1 यूनिट की वैल्यू 7 वर्ष के बराबर। अगर ऐसा है तो हम कह सकते हैं क्या, 3 यूनिट की वैल्यू 3 सत्ते 21 वर्ष। अगर हम कहें 5 यूनिट की वैल्यू 5 सत्ते 35 वर्ष। अगर हम कहें 7 यूनिट की वैल्यू साथ ही 49 वर्ष। तो वर्तमान में तीनों के आयु पता चल गया, 21, 35, 49। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। देखिए दोस्तों, बोधमार्स रूल से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले डिवाइड करेंगे तो 4 एकम 4 और ये 4 पंच 20, 4 दूनी 4 चौके 16, मतलब 504 आया। उसके बाद आप गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 1 19 और यहाँ पे 3 छका 18, 3 दूनी 6 1 7। तो आप कहेंगे सर प्लस करेंगे 192 का पहले, तो ये 6 हो जाएगा और ये 9 और ये 6। ठीक, उसके बाद फिर माइनस करेंगे 78, तो आप कहेंगे सर 16 में 8 गया 8, फिर ये 8 में 7 गया 1 और ये 6, 618। यही तो आंसर है, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। देखिए बोधमार्स रूल से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे 226 को 2 से डिवाइड करने पे सर ये 113 आएगा। उसके बाद फिर अब हम गुणा करेंगे 5 से, तो 5 तिया 15, 5 एकम 5 1 6 और 5 एकम 5। तो अब फिर इस 565 से माइनस करेंगे किसको, 443 को। तो सर ये हो जाएगा 5 में 3 गया 2, 6 में 4 गया 2, 5 में 4 गया 1। बड़ी वैल्यू माइनस में है इसलिए हम माइनस लगा दी जाएगा, तो माइनस 122। यही तो आंसर है, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और इस ब्रैकेट के अंदर और ब्रैकेट है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो 20 में 8 गया 12, फिर ये माइनस किया जाएगा किससे, 48 से, तो ये कितना आ जाएगा सर 36। अब इस 36 को हम डिवाइड करेंगे इस वाले ब्रैकेट के वैल्यू से, तो ये 4 तिया 12 है, तो 12 एकम 12, 12 तिया 36। तो सर ये वैल्यू आ जाएगा 3, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। 2 वर्ष के लिए एक निश्चित ब्याज दर पर मूलधन पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 12,800 रुपए और 14,400 रुपए है। मूलधन कितना है पता करके बतानी है। अगर हम कहें सबसे पहला अप्रोच क्या होना चाहिए कि ये जो ब्याज है ना इसका डिफरेंस पता करो, साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज, तो डिफरेंस कितना का है सर, 1600 रुपए का डिफरेंस तो दिख रहा है। ठीक, हमने लिखा यहाँ पे साधारण ब्याज। अच्छा, चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल के लिए बात करनी है तो पहले साल के लिए बात करेंगे, दूसरे साल के लिए बात करेंगे। साधारण ब्याज की बात करें तो हर साल समान मिलेगा। 2 वर्ष का साधारण ब्याज 12,800, तो 1 वर्ष का आधा होगा, मतलब पहले वर्ष के लिए साधारण ब्याज क्या हो जाएगा सर, 6400 रुपए। तो हर साल समान मिलता है, दूसरे वर्ष भी 6400 रुपए मिलेगा। ठीक है, अगर हम चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में बात करें तो पहले साल उतना ही ब्याज मिलेगा जितना साधारण ब्याज मिला था, हाँ कि ना। अच्छा, दूसरे वर्ष बात करें तो उतना तो मिलेगा ही जितना साधारण ब्याज मिला था, लेकिन साथ के साथ पिछले वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज है उस पर फिर से ब्याज मिलेगा, कितना 8%, और ये किसके बराबर है, 1600 रुपए के बराबर है, जिसको हम कह रहे थे साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। ठीक है क्या, सवाल के हिसाब से यही बात है। तो मैं अब कह सकता हूं 6400 रुपए का है ना, 6400 रुपए का 8%, मतलब 8/100। ठीक, ये किसके बराबर है, 1600 के बराबर है क्या। तो आप कहेंगे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा सर, यहाँ पे 16 एकम 16, मतलब ये 100 बार में, और ये 16 चौके 64 4 बार में। ठीक है, फिर 4 एकम 4 और इधर 25 बार में। तो आप कहेंगे सर आर की वैल्यू ना 25% आएगा, यही बात है क्या। अब देखो यहाँ पे आपने 6400 रुपए साधारण ब्याज लिखा है, तो ये मूलधन का 25% रहा होगा क्या, तो मूलधन मैंने मान लिया P और इसका 25% मतलब 25/100, तो ये 6400 के बराबर होना चाहिए, हाँ कि ना। तो देखिए 25 से कम 25, 25 चौके 100, 4 का गुना यहाँ पे करेंगे 6400 से, तो P बराबर आ जाएगा सर ये 4 शून्य शून्य 4 शून्य शून्य, 4 चौके 16 का 6 हासिल गया 1, 4 का 24 और 1 25, सर 25,600 रुपए, यही तो है मूलधन। ठीक है, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। देखिए एक गोले की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, तो गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है पता करके बतानी है, मतलब गोले का टोटल सरफेस एरिया पता करनी है क्या, जो कि 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है। हमने कहा कि 4 गुणा करेंगे पाई का मान 22/7, फिर त्रिज्या 3.5 है, 2 बार इसको हम गुणा कर देंगे। अब देखो सबसे पहला काम, आप दशमलव को हटाइए डिवाइड करेंगे 10, दशमलव को हटाइए डिवाइड करेंगे 10,
अगर हमने कहा 5 से काटिए 2 बार में और ये 7 बार में, 7 से 7 कैंसिल हो गया। फिर हमने कहा 2 एकम 2 और ये 2 दूनी 4। फिर देखो 2 एकम 2 और 2 पंचे 10, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35। 22 का गुणा आप 7 से कर देंगे तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 1 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही तो है गोले का टोटल सरफेस एरिया। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। देखिए 22 विद्यार्थियों की एक कक्षा का औसत भार 42 है। अगर हम कहें उन 22 विद्यार्थियों के वजन का योग तो बोलेंगे औसत 42 संख्या 22 गुणा करेंगे 22 दूनी 44 का 4 हासिल गया 4, 22 चौके 88, 88 और 4 92, तो ये 924 हमने पता किया है उन 22 विद्यार्थियों के वजन का योग। अब सवाल क्या कहता है, यदि कक्षा में 33 केजी और 39 केजी भार के 2 नए विद्यार्थी शामिल हो जाते हैं तो 24 विद्यार्थियों का नया औसत भार कितना होगा पता करके बतानी है। अब विद्यार्थियों की संख्या 24 हो गया है क्या? अच्छा, 2 नए शामिल हुए जिनका भार 33 केजी और साथ के साथ 39 केजी, तो 24 विद्यार्थियों के वजन का योग हुआ, डिवाइड कर दिया 24, तो नया औसत भार पता चल जाएगा। आप कहेंगे सर 9 3 12, 12 4 16, 16 का 6 हासिल गया 1, ठीक, 3 और 3 6, 6 2 8, 8 और 1 9 हो जाएगा और यहाँ पे 9 बचा हुआ है, ठीक है, डिवाइड करेंगे 24, ठीक, तो आप बोलेंगे सर 12 दूनी 24 और यहाँ पे 12 अट्ठे 96, 3 बचेगा 36, 12 तिया 36, ठीक, फिर 2 एकम 2, आप कहेंगे सर 2 चौके 8, 2 एकम 2, दशमलव लगाएंगे 2 पंचे 10, 41.5। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। अंकित एक वस्तु को 10% की हानि पर बेचता है। यदि वह इसे 30% कम मूल्य पर खरीदता है और इसे 26 रुपए कम में बेचता है तो उसे 10% का लाभ होगा। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है पता करके बतानी है। अगर हम कहें वस्तु का क्रय मूल्य जिसको हम सीपी कहते हैं, इसको हम 100% या फिर 100 यूनिट ऐसा मान सकते हैं, पता होना चाहिए आपको। तो मैंने वस्तु का क्रय मूल्य मान लिया 100 यूनिट। तो अगर हम कहें सवाल के हिसाब से तो हानि के साथ बेचा जा रहा है, 10% हानि के साथ बेचेगा, जरूर ये 90 यूनिट में बेचा जा रहा होगा। अब देखो 30% कम मूल्य पर खरीदता है, मतलब क्रय मूल्य अगर 100 यूनिट ना होकर 30% कम होता तो 70 यूनिट रहा होगा क्या क्रय मूल्य, ठीक, जिससे कि 10% लाभ होगा। तो 10% लाभ के साथ बेचना, तो 70 का 10% 7, तो कितना में बेचेगा, 77 यूनिट में बेचेगा क्या। तो आप देख पा रहे हैं कि पहले के कंपेयर में अभी जो बेचने की कीमत है वो कम है क्या, कितना कम, आप कहेंगे 13 यूनिट, और ये 13 यूनिट की कीमत सवाल में दिया गया है 26 रुपए कम, ठीक है, मतलब 13 यूनिट की कीमत 26 रुपए। अगर हम कहें ऐसा तो 13 कम 13, 13 दूनी 26, 1 यूनिट की कीमत कहें तो 2 रुपए। हमको क्रय मूल्य पूछा जा रहा है और क्रय मूल्य 100 यूनिट है, तो 100 की कीमत क्या हो जाएगा, गुणा कर देंगे तो 200 रुपए। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। एक कुर्सी का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है। मतलब क्या हुआ, अगर हमने उस कुर्सी का क्रय मूल्य मान लिया 100 यूनिट के बराबर, तो जो अंकित मूल्य है जरूर ये 120 यूनिट रहा होगा, क्योंकि क्रय मूल्य से 20% अधिक है अंकित मूल्य। देखो सवाल क्या कहता है, यदि 20 रुपए की छूट के बाद कुर्सी 220 रुपए में बेची जाती है, मतलब बेचने की कीमत हमको पता है क्या, 220 रुपए। अब ये कब है, जब छूट दिया जाता है 20 रुपए का। छूट किस में दिया जाता है सर, हमेशा मार्क्ड प्राइस में। तो मार्क्ड प्राइस कितना रहा होगा, आप कहेंगे जरूर ये 240 रुपए, जिसको हम अंकित मूल्य बोलेंगे जी। तो इसमें 20 रुपए छूट देंगे तो 220 में बेचा जाएगा, यही बात है। तो अब क्या समझे आप, 120 यूनिट की जो कीमत है 240 रुपए, कब होगा, जब 2 का इसमें गुणा होगा। तो 100 यूनिट की कीमत पता करना है तो यहाँ भी 2 का गुणा, सर 200 रुपए, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं कि 200 रुपए के माल को हम 220 रुपए में बेच रहे हैं क्या, तो ज्यादा में बेच रहे हैं ना सर, तो लाभ होगा कितने का, 20 रुपए का लाभ। हमको पता करना है लाभ प्रतिशत, तो लिखेंगे लाभ है 20 रुपए का, ठीक है। किस पर होगा ये, हमेशा सीपी पर, क्रय मूल्य पर, जो कि 200 रुपए है, ठीक, गुणा करेंगे 100, वैल्यू आएगा परसेंट में, रुपए से रुपए कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 एकम 2, 2 दहम 20, तो 10% का लाभ। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। एक वस्तु का अंकित मूल्य 11,800 रुपए है। सवाल कहता है इसका विक्रय मूल्य
7788 है। तो बताना है उस वस्तु पर छूट प्रतिशत कितना है, मतलब डिस्काउंट परसेंटेज पता करनी है क्या। एक तरीका है कि आप ये दोनों को आपस में माइनस कर दीजिए, ठीक, जो भी वैल्यू आएगा उसको 11800 से डिवाइड करके 100 से गुणा कर देंगे तो आपको डिस्काउंट परसेंटेज पता चल जाएगा। मैं जिस तरीके से सॉल्व करूंगा वो है रेशियो वाला तरीका। इससे होगा क्या, ये वैल्यू थोड़ा छोटा हो जाएगा। मैं यहाँ पे देख पा रहा हूं कि अगर मैं 118 से डिवाइड करूंगा तो ये 100 बार में जाएगा। ठीक उसी तरह 7788 को अगर मैं 118 से डिवाइड करूंगा तो ये कितने बार में जाएगा। तो देखो आप कहेंगे सर पहले 6 बार में ले जाते हैं, 6 अट्ठे 48, 6 कम 6 4 10, ठीक है, फिर 6 कम 6 और 1 7। तो इस तरह से ये 0 हो गया और ये 7 और 8 यहाँ नीचे आएगा। तो सर हम देख पा रहे हैं अगर 6 बार में फिर से ले जाए तो ये पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, मतलब क्या समझे कि 118 से ये 66 बार में जाएगा। अब देखो ये वैल्यू छोटा हो गया। अब हम देख पा रहे हैं कि 100 से 66 हो गया। ठीक, कितना का छूट दिया गया होगा, आप कहेंगे 34 का। ठीक, और ये 34 का छूट किस में दिया गया होगा, 100 में। ठीक, तो 100 से डिवाइड करेंगे और परसेंट में चाहिए वैल्यू तो 100 का गुना कर देंगे, वैल्यू आएगा परसेंट में। ठीक, तो ये 100 से 100 कैंसिल हो गया और वैल्यू परसेंट में आएगा 34%। यही तो है डिस्काउंट परसेंटेज। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। देखिए किसी ड्रेस का मूल्य 800 रुपए से घटाकर 720 रुपए कर दिया जाता है, तो ड्रेस के मूल्य में हुई प्रतिशत कमी कितनी है पता करके बतानी है। यहां भी सेम तरीका, अगर हम कहें कि रेशियो पता करो तो 0 से 0 कैंसिल, फिर आप कहेंगे 8 से काटेंगे 9 बार में, 8 से काटेंगे 10 बार में। तो आप देख पा रहे हैं 10 से 9 मतलब कमी हुआ 1 का, तो 1 की कमी किसमें, 10 में, गुणा कर दो 100, वैल्यू आएगा परसेंट में। तो सर यहां से 1 0 कैंसर, तो 10% की कमी, यही तो है प्रतिशत कमी। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। ठीक, ठीक है दोस्तों, तो ये रहा एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर पेपर 20 फरवरी 2024 शिफ्ट 4 में पूछे गए मैथ्स के सभी सवालों का बेहतरीन एनालिसिस। आशा करता हूं कि आप सभी ये सेशन एंजॉय किए होंगे। अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करिएगा ये सेशन। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद।